वालेकुम क्लास। बेटा अब आप लोगों का जो आधा चैप्टर है वो मैं पीछे करवा चुका हूँ। अब बकिया आधा चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। जितने भी आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं उन्हें आपने पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से अरेंज किया, वो अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक वर्ड है मैंने बताया, पीरियोडिक हम कहते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीटिशन को। तो जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो रिपीट हो रही हैं तो पीरियोडिसिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज मेनली वो टॉपिक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती हैं विद इन अ ग्रुप, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप बात करें, एक ग्रुप के अंदर जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसी रिपीट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप 1A की बात करूं, आपने पढ़ा वो अल्कली मेटल्स हैं, यानी कि सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है। तो जितने भी डाउन द ग्रुप है उन सबकी प्रॉपर्टी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देंगे। 1A की बात हो रही है, 2A की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देंगे। सबकी रिपीटेशन हो रही है प्रॉपर्टी, तो आपकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। और पीरियोडिसिटी हम कहते हैं कि आपके पास जो रिपीटिशन होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे आपके स्कूल्स के अंदर या आगे चल के कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपके पीरियड, जो वर्ड ये पीरियड है वो इसलिए यूज किया जाता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद उतना ही टाइम फ्रेम दोबारा दिया जाता है फॉर अनदर सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास 40 मिनट्स हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए, अगले 40 मिनट दूसरे सब्जेक्ट के लिए होंगे, वही एक सेम काम आप रिपीट कर रहे हैं। तो पीरियोडिसिटी आपके पास आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीटिशन को कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स थी आफ्टर सर्टेन टाइम दोबारा रिपीट हो। ये सब आपकी किताब को साथ में लेते हुए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं इसमें बहुत सारा कुछ समझा सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो रिपीट होती हैं, लेकिन हमें लिमिटेड रहना है आपकी किताब तक। अब इसके बाद आपका जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, दोनों एक ही हैं। अब एटॉमिक रेडियस निकालना, एटॉमिक साइज ओवरऑल निकालना, एक होता है रेडियस और दूसरा है साइज। एक बॉल लें अगर, तो बॉल क्योंकि सर्कुलर यानी स्फेरिकल होती है, तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा उसका रेडियस आता है। रेडियस फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉल इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस तक, ये कहलाता है रेडियस। अब अगर किसी एटम की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट सेल है उधर तक के डिस्टेंस को आप कहेंगे रेडियस ऑफ दैट एटम, क्योंकि हमने पढ़ा एटम जो है वो सर्कुलर शेप में। तो मेरे पास रेडियस, अव्वल तो साइज निकालना, साइज क्या होगा इस पूरे का, जो भी आपका साइज है। आप कपड़े लेने जाते हैं, आप ये थोड़ी देखते हैं फ्रंट से कैसे कपड़े आएंगे, आस्तीनें कैसी होंगी, पूरे ओवरऑल कपड़े देखते हैं, उसका साइज नापते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एटम है उसका साइज निकालना ही इतना मुश्किल है, तो रेडियस तो और मुश्किल काम है। जो हमारी सबसे पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हैं जितनी भी, वो माइक्रोस्कोप ही जिसमें आप बायो के अंदर स्पेसिमेंस वगैरह देखेंगे, जिसमें आप अपने जितने भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उनको आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर उसी माइक्रोस्कोप से एटम देखना चाहें आपको नजर नहीं आएगा। ऑल्दो कुछ आपके पास टेक्निक्स है जिसकी मदद से, कुछ ऐसी मशीन आ चुकी हैं जिससे आप, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गई, आप एटॉमिक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन वो इतने आम अवेलेबल नहीं। ऐसा नहीं है कि हर दुकान पे या हर किसी भी स्टोर में जाके आपको वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल जाएगी या ऐसी माइक्रोस्कोप मिल जाएगी जिसमें आप एटम का साइज निकाल लेंगे। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अब जाके क्योंकि जदीद दौर है और चीजें एडवांसमेंट में आ गई, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स पहले जब ये सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे तो उन टेक्निक की मदद से हम क्या करते थे, हमें अगर रेडियस मिल गया तो हम उसका साइज खुद ही निकाल लेंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास रेडियस क्या है तो आप उसी के हिसाब से पूरा एटम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास एक पिज्जे का टुकड़ा कितना बड़ा है, उसका रेडियस एक पिज्जा का टुकड़ा रेडियस के बराबर ही आएगा, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितना पिज्जा के स्लाइस से। तो आप जो अंदाजा लगाते हैं ये एनालिटिकल टेक्निक कहलाती है। अब किसी भी एटम के रेडियस को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसी जैसा एक और एटम लेके आते हैं, दोनों को आपस में बॉन्डिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड हो। जाहिर है आपके जब सिमिलर एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंबाइन होते हैं। ये अगले चैप्टर में सीखना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड।
तो जब हम सिमिलर एटम, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन है, दूसरा भी नाइट्रोजन लिया, कोई भी आपके पास यहाँ पर सब्सटेंस होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, दूसरा भी वही एटम होना चाहिए। आप क्या करेंगे, फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस उनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इट इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर आपके पास कहलाया जाता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर। इसको हम स्मॉल डी या कैपिटल डी दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसका हाफ कर लूं तो ये आपके पास कहलाता है रेडियस। अरे ये भी हाफ है, ये भी आपका हाफ है, 2r। दो रेडियस आपस में मिला दें एक डायमीटर बन जाता है। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी हैं सारी। तो किसी भी एटम को आप लें, उसको उसी एटम के साथ कंबाइन करवाएं, सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन करवाएं, तो जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप पहले निकाल लें। ये निकालना आसान होता है, एज कम्पेयर टू सिर्फ एक एटम का आप रेडियस निकालें। तो जब आपके पास ये इस तरीके से न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस आ जाएगा, ये कहलाएगा डायमीटर। और हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस यानी कि हाफ ऑफ दिस डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। और किसका निकालना है, एटम का रेडियस निकालना है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस। अब ये जो मैंने रेडियस के बारे में आपको बताया है, ये एक्सप्लेनेशन भी इसमें आ गई और डेफिनेशन भी आ गई। डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूँ, दोबारा एक दफा पढ़ रहा हूँ, अब किताब वाली या नोट वाली पढ़ रहा हूँ। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम, सिमिलर होने चाहिए एटम, ये नहीं एक अलग है दूसरा अलग है, टू सिमिलर एटम्स एडजेसेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आपके यहाँ पर डायग्राम जो मैंने बनाई है उसी तरीके से किताब में भी गिवन। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। इसको हम मेजर किस में करते हैं, ये इतनी छोटी यूनिट है। आपने पढ़ रखा है कि फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। उसी तरीके से एक यूनिट होती है डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग। ऊपर हम डिग्री वर्ड यूज करते हैं, डिग्री ना भी बोले, एंगस्ट्रॉन्ग है। तो ये आपकी बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर के, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। तो इतनी छोटी वैल्यू आती है किसी भी एटम की, एटम का साइज हो, रेडियस हो, या कोई भी और दीगर चीजें हो, तो वो सारी एंगस्ट्रॉन्ग में मेजर की जाती है। हम इसको डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा डिग्री का सिंबल बनाते हैं। डिग्री सेल्सियस में पहले डिग्री लिखते हैं, फिर सेल्सियस लिखते हैं, लेकिन एंगस्ट्रॉन्ग के ऊपर हम मेजॉरिटी टाइम, मोस्टली टाइम यहाँ पर डिग्री ऊपर लगाते हैं। तो आपके पास इसकी यूनिट जो है वो डिग्री एंगस्ट्रॉन्ग है, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी। अब एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप और इन पीरियड क्या होगा। आपको पता है ग्रुप का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मेरे पास कोई भी ग्रुप आ जाए, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं पहला ग्रुप ले लेता हूँ, हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, और इस तरीके से चलते रहेंगे। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं 7 पीरियड तक, यानी कि 7 आपके एलिमेंट्स पूरे आएंगे। अब अगर कुछ शुरू के, क्योंकि आपको ये याद है, मैं और नीचे लिख रहा, ऑल दो मैंने जो पहले पढ़ाया है उसमें आपको ये एंड तक याद करना है, तो आगे अभी नहीं जा रहे। आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है इन चार में? हाइड्रोजन है, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक सेल है, लिथियम के पास दूसरा शेल है, दो शेल है, सोडियम के पास 3 शेल, पोटेशियम के पास 4 शेल, उसके बाद और आगे आएंगे 5 शेल, फिर 6, फिर 7। इस तरीके से जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का मतलब क्या है कि आपके पास जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा शेल्स होंगे किसी एटम के पास, उतना बड़ा उसका साइज होगा। अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, ये सबसे छोटा है, क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही शेल है। लिथियम के पास उससे ज्यादा शेल है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे वैसे क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। आप जितने ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, आपकी जेब में पैसे डाउन होते जा रहे हैं, उतना बड़ा पिज्जा आता जा रहा है, उतना बड़ा आपके पास उसका रेडियस होता जाएगा। तो आपके जैसे जैसे कमी आएगी, यानी डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे वैसे आपके शेल्स बढ़ते जाएंगे। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन शेल्स, आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ये एमसीक्यूज में आता है कि आपके पास डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि आपके एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आपका
एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। ये आपके पास सिंपल एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब किताब में भी यही बात लिखी है, वर्डिंग में एक दफा दोबारा देख लेता हूँ। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीजेस बिकॉज द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम। हर एटम में एक एक शेल इजाफी है। लेकिन अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड अगर बात करूं फॉर एग्जाम्पल सेकंड पीरियड की बात करें, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में आते हैं कि तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब अगर हम इस एक पीरियड में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल रॉ में सेल तो एक ही है, सेकंड सेल सबके पास है। लेकिन एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप लेट के खाएं, आप खड़े होके खाएं, आप बैठ के खाएं, जैसे मर्जी खाएं। अब दो लोग आ गए खाना खाने के लिए। खाना आपको चले यहाँ पर मैं बना ये पड़ा हूँ, ठीक है, ये खाना है आपका। बैठ के खाते ना घर में, पालती मार के बैठ जाते हैं, चलो आ जाओ, और जितने भी हैं आ जाओ, जितने आ सकते हैं आ जाओ। दो लोग हैं, अब दोनों को खड़ा होना पड़ेगा या तो दोनों को बैठना पड़ेगा। दोनों लेट जाए तो बेटा आप अपने बिस्तर पे ले जाना, सुला लेना अपने साथ, वरना तीसरा इंसान आएगा। अब यहाँ पर या तो तीनों को बैठना पड़ेगा, तीनों खड़े होके फिर भी नहीं खाते। एक इंसान अगर हाथ में पकड़ा हुआ है सामान, तो बकिया दो खा रहे होंगे, तीसरा बेचारा भूखा खड़ा रहेगा, फिर अल्टीमेटली बैठेंगे। चौथा इंसान आएगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना आप आपस में एक साथ करीब होते जाएंगे। वरना एक इंसान था वो अपने कमरे में ले जाता खाना, दो इंसान थे कोई बात नहीं, एक यहाँ बैठा है दूसरा वहां बैठा है, एक लेटा हुआ है दूसरा भी लेटा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों लेट के खा रहे हैं। तीसरा इंसान है, बेचारे को भूख लग रही थी लेकिन अब मजबूरी है कि उसको भूखा रखना पड़ेगा, तब भी दो इंसान, अब क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक साथ बैठ के खाएंगे। चौथा आएगा, अब जो तीसरा बेचारा भूखा था वो क्या कहेगा, इसको वापस नीचे रखो, मैंने भी खाना है, और चारों आपस में मिल बैठ गए। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल आपका छोटा होता जाएगा। बड़ा करने से फायदा नहीं, खाना तो बीच में रहेगा। जितना आप अपने हाथ को एक्सटेंड कर सकते हैं उतना ही खाना आपसे दूर रहेगा, वरना क्या होगा, जंग छिड़ जाएगी, यहाँ से प्लेट कोई छीन रहा है, वहां से प्लेट कोई छीन रहा है। तो आपके पास ये जो खाना है, अब इसको एग्जाम्पल जो मैंने दी इसको अज्यूम करें, दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन। तो एक शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे शेल उतना सिकुड़ता जाएगा। आप अगर एक इंसान है, आपने अकेले अपने हाथ पकड़े हुए, आपकी मर्जी जहां मर्जी आप इसको रखें। अब आप इसी डेस्क में दो बच्चे बिठा दूं मैं, अब आपके हाथ बंद हो जाएंगे थोड़े से, लेकिन डेस्क क्योंकि बड़ा है तो आप अपने हाथ अभी भी फैला सकते हैं। तीसरे बच्चे को बिठा दूं, अब क्या होगा, मूवमेंट कम हो गई। चौथा बच्चा बिठा दिया, पांच बच्चों की जगह पांचों को बिठा दिया, अब क्या होगा, बिल्कुल पैक हो गए। मैंने धक्का देके छठे को भी बिठा दिया, अब क्या हुआ, जगह वही है लेकिन आपको श्रिंक होना पड़े। मैंने कहा नहीं, ये भी और जगह हो सकती है, सातवें बच्चे को भी धकेल दिया, तो पता चलेगा एक बच्चे का दम घुटना शुरू हो। वो आप क्या करेंगे, अपने बैग वगैरह सब कुछ उठा के नीचे रख देंगे। अब आठवां आखिरी बच्चा मैं नहीं आ रहा, फिर भी उसको धकेल रहा हूँ, तो क्या होगा, वो बच्चा आपको, जब अंदर की तरफ मैं धकेल रहा हूँ, कोई ना कोई एक अंदर से बच्चा बेहोश हो जाएगा। तो क्यों ये सब हुआ, वजह उसकी ये है कि आपके पास वहां पर जगह कम होगी। तो एक शेल में अगर जगह है एक 8 इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन आके पूरी जगह मजे से यूटिलाइज करेगा, अयाशी करेगा, मजे से घूमे फिरेगा, जहां दिल चाहेगा वहां उससे कूदेगा। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसी जगह पर, अब जगह थोड़ी सी तंग हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और पकड़ना पड़ा और तंग हो गई, दायरे सबको इक्वल स्पेस चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स आए और जगह तंग हो गई, अब सब अपने अपने हुजरे में लिमिटेड है, कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि कोई एक निकलेगा दूसरा उसकी जगह घुस जाएगा। पांचवा किसी का दोस्त आ गया, अब शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते अपने अम्मी अब्बू के कमरे में अपने दोस्त को भेज दें कि जाए वहां पर आराम करें, मुझे अकेला अपना कमरा चाहिए। छठे इंसान या छठे इलेक्ट्रॉन की जगह आ गई और जगह तंग हो गई और जगह भर गई। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जगह तंग होती जाती है।
ये एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी एग्जांपल्स दी। अब छोटा सा पॉइंट क्या था, जब आपका एक ही शेल है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो आपके शेल का साइज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेता है। आपके खाने की प्लेट अब सेंटर में रहेगी, जरा सा हल्का सा न्यूक्लियस उधर यानी खाना उधर गया, सामने वाला लड़ना शुरू कर देगा, मेरा हाथ नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रॉन भी आपस में लड़ते हैं कि न्यूक्लियस की प्रॉपर पकड़ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है, दोनों को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, अपोजिट चार्जेस हैं। अगर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन थोड़ा सा दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करना, वरना इलेक्ट्रॉन नालायक है, दूसरे शेल में जंप कर जाएगा। दूसरे शेल में जंप करेगा तो बदले में न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो एनर्जी क्या है, आगे पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। बहरहाल ये आपके पास सिस्टम है कि जैसे ही आप अलोंग द पीरियड यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी आप इस तरीके से जाएंगे तो आपके पास एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कम होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो आपके शेल को सुखेड़ देता है, श्रिंक कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और उससे नुकसान क्या होता है, आपका साइज छोटा हो जाता है। अब आपकी जो किताब है, अगर किताब आप लोगों के पास ओपन है तो उसमें टेबल बना हुआ है, यही जो मैंने एग्जांपल्स दी उस टेबल में सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं कि आपके पास सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर देखें तो लिथियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस है, बेरिलियम का उससे कम, बोरॉन का उससे कम, करते करते नियॉन का सबसे कम। ये आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी आपके पीरियड की बात हो रही है। ग्रुप की बात करूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे, इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। आप देखें डाउन द ग्रुप, मैंने कहा शेल बढ़ रहे तो साइज भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप आपके पास वैल्यू बढ़ रही है। पीएम का मतलब पिकोमीटर होता है, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो पिकोमीटर में गिवन। बहरहाल ये सारे आपके टेबल जो यहाँ पर गिवन है वही जो बातें अभी मैंने बताई इधर लिखी हुई। तो यहाँ से एक और पॉइंट आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जैसे ही आप पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर जब बढ़ाते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आपके प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस का। तो जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में दे पुल टुगेदर। अब ये जितनी मैंने उर्दू में बातें बताई ये सारी अंग्रेजी में किताब में लिखी, सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके उसको समझना है। ये सारी चीजें आपको जो मैंने भी बताई किताब में लिखा हुआ है सारा काम। अब यहाँ पर एक इजाफी बात लिखी हुई है कि जो अफेक्ट आपका है इज क्वाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट्स ऑफ जो डी और एफ सब शेल्स के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट चूंकि आखिर के दो पीरियड 6 और 7 पीरियड में पाए जाते हैं, और डी ब्लॉक थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो वहां पर आपके पास ये जितनी भी बातें अभी हमने कही हैं डी और एफ ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में भी कुछ हद तक ऐसे ही होता है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता। इसके अलावा जो आपके पास ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है, एक और यहाँ पर एक जुमला में वर्डिंग एज इट इज पढ़ाऊंगा कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। आपसे क्या एग्जांपल के तौर पे द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड्स इज सिग्निफिकेंट। आपकी जो लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो पूरी एक सीरीज है लेंथेनाइड। तो जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उनके साइज में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। ग्रेजुअल डिक्रीज मतलब बहुत बड़ा डिक्रीज होता है। और क्यों होता है, क्यों होता है वो तो चले अभी आपके लेवल में ना किताब ने बताया है। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड जितने भी हैं पूरी सीरीज, लेंथेनाइड की सीरीज, दे कॉन्ट्रैक्ट विद इन देयर न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉनिक शेल। तो न्यूक्लियस क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बड़ा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, और मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी और एफ ऑर्बिटल में आ रहे हैं। डी और एफ ऑर्बिटल ऑल्दो इतना बड़ा होता है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, और ये सारे सब ऑर्बिटल एक ही शेल में। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, एक प्लेट में बेचारे 8 लोग खा रहे हैं, अब इसकी जगह 32 लोग खाने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, या तो बड़ी सी थाली रखनी पड़ेगी, प्लेट बड़ी करनी पड़ेगी।
अब प्लेट भी उतनी है, तो फिर क्या होगा, जितना जुड़ सकते हैं, छोटे बच्चों को गोद में बैठा लेंगे, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ जाएंगे, तब जाके आप उसी प्लेट में से खाना खा रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ये आपके पास सिंपल सी किताब की वर्डिंग थी जो कि मैंने साथ में बता दी। तो टॉपिक आपका दोनों तरफ से लेके चल रहा हूँ, किताब में जो है इजाफी पॉइंट वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए, और जो आपके नोट्स में लिखा है वो पॉइंट भी साथ साथ क्लियर हो जाए। बहरहाल, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, सेकंड उसकी यूनिट अगर है तो, थर्ड उसका ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, उसको हम कहते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप कैसे जा रहा है, अलोंग द पीरियड यानी कि हॉरिजॉन्टल रॉ में कैसे जा रहा है, ये आपके पास डिपेंड करता है। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। ये ट्रेंड लाजमी होना चाहिए आप जो भी इधर काम करेंगे उसके अंदर। तो आज उसमें आपको एटॉमिक रेडियस ही पढ़ा सकता हूँ, बस इतना ही करते हैं। बाकी अगली क्लास में मैं थोड़े ज्यादा टॉपिक कवर करवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है आयनाइजेशन एनर्जी, वो फिर क्या है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इधर तक किसी पॉइंट में किसी वे